दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th बुक्स रीडिंग पार्ट 1। इसके बाद हम पार्ट 2 पार्ट 3 इसी तरह बनाते जाएंगे। आप पूरी वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएंगी। हमारा उद्देश्य है कि आप बुक्स को पढ़ें। बहुत सारे लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं, तो मैंने सोचा आपको वीडियो बना दिया जाए। आप नींद में हो, लेटे हो, तो आप ईयरफोन का प्रयोग करके बुक्स आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये क्लास 10th साइंस की है। सबसे पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो आगे है, अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, लोहे का तवा तसला कील को अर्धवायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, अंगूर का क्विंडन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 1.1 सावधानी। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आँखों पर चश्मा पहन लें तो उचित होगा। लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र 1.1 में इसमें दिखाया गया है। 1.1 में मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? तो आपने क्या प्रेक्षण किया आप देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लव के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। यानी एक प्रकार से हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के संपर्क में लाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, उसका दहन हो जाता है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लव के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तो यानी वायु में जो उपस्थित होती है ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम, इनके अभिक्रिया के कारण बनता है। तो इनकी अभिक्रिया क्या होती है मैं आपको यहाँ थोड़ा बता देता हूँ। तो इनकी अभिक्रिया जैसे मान लीजिए यहाँ पर Mg हो गया, ठीक है, यहाँ पर Mg हो गया और प्लस ऑक्सीजन के साथ जब इसका दहन करेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पर आगे यहाँ पर रिएक्शंस हो जाएगी और ये बन जाता है MgO, ठीक है। तो MgO बन जाता है इस तरह, तो MgO बन जाता है। तो इस तरह हो जाता है। आगे है क्रियाकलाप 1.2। एक परख नली में लेड यानी सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइज का घोल मिला दीजिए। आपने क्या परीक्षण किया? हम जब परख नली में लेड नाइट्रेट लेते हैं और पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाते हैं तो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाती है, क्योंकि जो लेड नाइट्रेट होता है वो लेड आयोडाइड में विभाजित हो जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। तो देख सकते हैं 1.3 में क्या दिया गया है। क्रियाकलाप 1.3। एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। सावधानी आपको रखना है, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। क्या जस्ते के दोनों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली को स्पर्श कीजिए। क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? बिल्कुल हुआ है। इसका तापमान हम देखते हैं कि बढ़ जाता है। तो एक प्रकार से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाती है। देखिए ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अवस्था में जो परिवर्तन होता है ये अवस्था में परिवर्तन होता है। तो ये वाला अवस्था में परिवर्तन हो जाता है पूरा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब यहाँ पर रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो रंग में परिवर्तन यहाँ पर हो जाता है, आप देख सकते हैं गैस का निकास यानी उत्सर्जन हो जाता है। अब जब यहाँ पर तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। तो आगे है रासायनिक समीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण ये है
तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। अब देख सकते हैं क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि होती है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। तो देख सकते हैं मैंने जैसे बताया मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन के साथ दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO बन जाता है। मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है Mg होता है, ऑक्सीजन का O होता है तो MgO2 के रूप में पाई जाती है तो MgO बन जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैग्नीशियम है तो ये Mg हो गया हमारा, ठीक है, Mg हो गया प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, O हो गया, और यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, तो ये बन जाता है। ये माउस से मैं लिख रहा हूँ तो थोड़ा गलती हो रही तो सॉरी। आगे है अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। आगे है शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। यहाँ पर मतलब कि इधर बाएं साइड में जो है अभिकारक लिख दिया जाता है, मैग्नीशियम हो गया यहाँ पर और यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, तो देख सकते हैं ये तीर का निशान लगाया जाता है, यानी इनके मिलने से इधर क्या बनता है, ये एक प्रकार से उत्पाद हो जाता है, ठीक है, यानी प्रोड्यूस से एक प्रकार से हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार दर्शाते हैं। अभिकारक के बीच योग यानी प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। तो बाईं ओर जो अभिकारक होते हैं उनको लिखा जाता है, मैंने पहले भी बताया। इधर जैसे मैग्नीशियम का यहाँ पर दहन हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर क्या हो गया MgO बन जाता है, ठीक है, MgO। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या यहाँ पर बताया गया वही है, बाएं साइड LH लिख जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर यानी RHS की तरफ लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है, तो यह अभिक्रिया होने की दिशा को यहाँ पर दर्शाता है। अब आगे देख सकते हैं ये भी यहाँ पर देख सकते हैं रासायनिक समीकरण लिखना। तो रासायनिक समीकरण आपको लिखना यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। हमने आपको पहले ही बता दिया, Mg+O2 तो MgO बन गया। आगे है यहाँ पर तीर के निशान के बाईं ओर दाईं ओर के तत्व के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, तो यहाँ पर देखते हैं कि समान नहीं है। यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण यानी मैग्नीशियम के वायु में जलने का कंकाली समीकरण है ये वाला, और जो मेन समीकरण होगा वो जब यहाँ पर हम संतुलित कर देंगे, क्योंकि आप जानते होंगे कुछ भी चीज़ आप ले लीजिए, मान लीजिए गिलास एक ले लिए, उसमें अगर आप शरबत बनाते हैं, चीनी डालते हैं और नींबू डालते हैं तो और पानी होता है, तो जब आप उसका द्रव्यमान तौलेंगे यानी वजन आप एक प्रकार से कह सकते हैं, तो वजन होगा जो गिलास में पानी होगा उसका, और गिलास का जितना वजन होगा, और यहाँ पर जो नींबू और चीनी मिलाते हैं उसका वजन, तो यहाँ पर आप आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन 2 ठो हम लिखे हैं, लेकिन इधर एक ही है, क्या वजन कम हो जाएगा कभी। अब एक गिलास में ऑक्सीजन और मैग्नीशियम मिलाएंगे तो क्या वो उतना ही तो रहेगा, कम तो होगा नहीं। तो यहाँ पर हमें संतुलित करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे और इधर 2, तो ये संतुलित हो जाएगा। अब आप आगे देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व आप जान लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, और ये समझ सकते हैं आप कितना इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का नियम जो होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी हमारा जो बाएं साइड अभिकारक होते हैं, दाएं साइड उत्पाद, तो दोनों का द्रव्यमान जब बराबर होगा तभी रासायनिक समीकरण संतुलित होगा।
दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। आप देख सकते हैं, जब जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं तो जिंक सल्फेट बन जाता है, हाइड्रोजन को ये विस्थापित कर देता है, तो एक प्रकार से ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। क्योंकि देख सकते हैं जिंक जो है वो यहाँ पर, आप यहाँ पर थोड़ा देखिए, जो यहाँ पर जिंक है ये, और यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाते हैं। यानी जो ये जिंक है ये यहाँ पर इसके सल्फर से क्रिया कर लेता है और जिंक सल्फेट बना लेता है। और ये जो इसमें H2SO4 जो होता है, आप जानते होंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है, ठीक है, इस प्रकार लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन विस्थापित कर देता है, ये जो SO4 होता है ये यहाँ पर सल्फर में मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के रूप में दर्शाया जा सकता है। जिंक प्लस H2SO4 तो ZnSO4 प्लस H2, तो इस तरह इसको दर्शाया जा सकता है। आगे यहाँ पर है, आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये है। अब देखिए यहाँ पर तत्व यहाँ पर दिया गया H2SO4 जो कि दिया गया था, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। तो देख सकते हैं अभिकारक में जिंक 1 है और उत्पाद में भी जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पर सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, यानी ये संतुलित रासायनिक समीकरण एक प्रकार से हो गया। तो समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास या प्रयत्न करते हैं। आयरन हो गया, आयरन जब जल से अभिक्रिया करता है तो Fe3O3 प्लस H2 बना लेता है, यानी फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बन जाती है। आप जानते हैं कि जब लोहा को हम खुला छोड़ देते हैं वायु में तो उसमें जंग जो पकड़ लेता है वही अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है, वो अपने ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आयरन जो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आयरन जो है, ये वाला आयरन यहाँ पर H2O से अभिक्रिया करता है तो Fe3O4 बना लेता है, यानी यहाँ पर आप बोल सकते हैं फेरिक ऑक्साइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन। तो ये हो गया। तो इस तरह आप कर सकते हैं। अब देखिए चरण है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अब आगे है चरण 2 में, असंतुलित समीकरण 1.5 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। तो यहाँ पर आप परमाणु क्या है आप जानते होंगे। परमाणु मतलब एक प्रकार से सभी पदार्थों में पाए जाते हैं जो सिंगल रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो H2 है ये एक प्रकार से अणु भी है। तो यहाँ पर परमाणु जो है वो 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 परमाणु मिल गए, हाइड्रोजन के 2 परमाणु। लेकिन अगर हम यहाँ पर H बस ले लें इस तरह से, तो यहाँ पर H बस इसमें परमाणु है, यानी हाइड्रोजन के परमाणु, तो इसी को परमाणु बोला जाता है। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर तत्व दिया गया है, अभिकारकों की इधर संख्या, इधर उत्पाद की संख्या। तो आयरन अभिकारक की तरफ 1 है, उत्पाद में 3 है। आप देख सकते हैं यहीं से ये असंतुलित हो जाता है। हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इधर 4 है। तो हमें इसको संतुलित करना होगा। किस प्रकार हम इसको गुणा करें कि ये संतुलित हो जाए। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। देखिए सबसे पहले जितने परमाणु अधिक वाला यौगिक है उसको हमें सबसे पहले संतुलित करना चाहिए। उस यौगिक के सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 यानी फेरिक ऑक्साइड और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं जबकि बाईं ओर केवल 1। तो हम ऑक्सीजन को पहले संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर 4 जब Fe3O4 में लगा देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं ये संतुलित हो गया। तो यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4 H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O4 इस तरह नहीं लिख सकते। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा, Fe प्लस 4H2O तो Fe3O4 प्लस H2 बन गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन देख सकते हैं 4 है, इधर भी 4 है।
आयरन यहाँ पर कितना है 3 है, इधर यहाँ पर, तो इसको हम संतुलित करके आपको यहीं बता देते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आयरन जो है यहाँ पर कितना है, यहाँ पर इधर 1 है और इधर आयरन 3 है और इधर देख सकते हैं ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम 4 का गुणा कर दिए तो यहाँ पर ऑक्सीजन देख सकते हैं 4 है, तो ये तो संतुलित हो गया। अब हाइड्रोजन आप देखिए 2 इधर है और इधर हाइड्रोजन कितना है 8 है, 4 दूनी 8, इधर लेकिन 2, तो आप यहाँ पर 4 अगर लगा दें तो यहाँ पर ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये माउस से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप 4 लगा देंगे इस तरह तो ये संतुलित हो जाएगा। तो अब हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया, आप देख सकते हैं। अब आयरन को संतुलित करने के लिए इधर 3 का गुणा कर देंगे तो ये संतुलित हो जाएंगे। तो इस तरह आप संतुलित कर लेना। अब आगे है चरण 4 में आप देख सकते हैं आयरन तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है, इसमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं, तो इस तरह ये संतुलित हो जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे आएंगे तो इस तरह से ये संतुलित हो गया। चरण 6 में अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच कर लीजिए, समीकरण को संतुलित है या नहीं। तो परमाणु की संख्या का परिकलन यहाँ पर बराबर हो गया, तो ये संतुलित हो गया। अब समीकरण 1.9 में देख सकते हैं, ऊपर जो 1.9 में समीकरण था, ठीक है 1.9 में, तो समीकरण देख सकते हैं 1.9 ये है। तो समीकरण 1.9 में क्या दिया गया है, देख सकते हैं ये जो समीकरण है, समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। ये अब संतुलित है, कंकाल समीकरण नहीं है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि इससे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर मतलब एक प्रकार से काल्पनिक विधि होती है, ये इतनी रियल नहीं होती है, लेकिन हाँ होती है, जल्दी आप इससे कर लेते हैं, ये बात है। तो अब आगे है देख सकते हैं भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। अब भौतिक अवस्थाओं के जो है वो संकेत आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। तो यहाँ पर भौतिक अवस्थाओं के संकेत ऊपर लिखे संतुलित समीकरण 1.9 की सावधानी से जांच कीजिए। क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जा सकता है या दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः गैस, लिक्विड, एक्विड और यहाँ पर सॉलिड के रूप में दर्शाया जाता है। देख सकते हैं जब यहाँ पर गैस रूप में कोई पदार्थ पाया जाता है तो जी लिख देते हैं, जब लिक्विड रूप में यानी द्रव रूप में पाया जाता है जल, और यहाँ पर थोड़ा यानी एक प्रकार से बहने के टाइप में तो एक क्यू लिख देते हैं, और यहाँ पर यस यानी सॉलिड ठोस होता है तो लिख देते हैं। तो अब देख सकते हैं अभिकारक के उत्पाद जब जल यानी H2O में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम AQ लिखते हैं। मैंने अभी बताया ना कि घोल के रूप में थोड़ा सा मतलब न ठोस हो न ज़्यादा द्रव हो, मतलब एक प्रकार से बहना धीरे धीरे, ठीक है, वही होता है। अब संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा। तो आप देख सकते हैं संतुलित समीकरण क्या होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए ये वाला समीकरण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ये सब याद करना, ठीक है। Fe+4H2O तो Fe3O4+H2, यानी आप बोल सकते हैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयरन जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो आप बोल देंगे फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्यों हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो सक्रियता श्रेणी आप पढ़ लीजिए। जब सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे तो आयरन जो है वो यहाँ पर एक प्रकार से हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, क्योंकि यह हाइड्रोजन जो है आयरन के नीचे उपस्थित होता है, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, इस प्रकार होता है। मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, पोटेशियम हो गया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर मान लीजिए ये पोटेशियम हो गया, यहाँ पर सोडियम हो गया यानी, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, समझाने के लिए सब लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो इधर पदार्थ पाए जाएंगे, कोई भी पदार्थ जो सबसे इधर पाए जाएंगे वो ये पदार्थ इधर वाले पदार्थ को विस्थापित कर देगा। जैसे कि पोटेशियम और सोडियम दोनों यहाँ पर कैल्शियम को विस्थापित कर सकते हैं, और कैल्शियम जो है मैग्नीशियम को कर सकता है। इसी तरह आगे चलता जाता है, मैं आपको यहाँ पर उससे हो रहा होगा। तो ये वाला जो है सक्रियता श्रेणी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या होता है, जब आयरन जो होता है वो हाइड्रोजन के सबसे बाएं साइड मौजूद होता है और हाइड्रोजन जो है दाएं साइड, इसीलिए हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है आयरन से। कुछ भी अभिक्रिया होगी ये विस्थापित हो जाएगा। ध्यान दीजिए समीकरण में H2O के साथ जी चिन्ह लगाकर उपयोग किया गया है।
यह दर्शाया गया है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जा सकता जब तक कि यह आवश्यक न हो। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ पर, और यहाँ पर हाइड्रोजन है। जब इनकी अभिक्रिया होती है तो CH3OH बन जाता है, ठीक है, यानी यहाँ पर ये बन जाता है। तो देख सकते हैं किस तरह से अभिक्रिया होती है। अब देखिए नीचे है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करती है तो यहाँ पर ग्लूकोज बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ है, जल है, ये अभिक्रिया किया तो ग्लूकोज बन गया। ये जो 12 लगा, ये संतुलित करने के लिए लगाया गया है। तो C6H12O6 जो ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन गैस बनती है और जल भी बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण है। देखिए ये हमारी श्वसन क्रिया होती है एक प्रकार से। देखिए निष्कासन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड लिए और यहाँ पर जल से अभिक्रिया की, तो यहाँ पर ग्लूकोज बना और ये ग्लूकोज हमारे शरीर में जाता है, फिर टूट जाता है, तो ये बन जाता है, फिर ग्लूकोज नीचे टूटता है, अभी देखेंगे हम। तो यहीं तक आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर जल भी बनता है, देख सकते हैं, यानी जल का निष्कासन तो होता ही है। तो ये देखिए, आप हो सकता है कुछ भी समझ में नहीं आता, कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए ये क्वेश्चन हम हल कर लेते हैं साथ में। ये क्वेश्चन का हल आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। ऑल क्वेश्चन हल यानी NCERT क्वेश्चन साइंस जो है क्लास 10th हल आपको वहाँ पर मिल जाएगा जो है प्लेलिस्ट में। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं थोड़ा बहुत। देख सकते हैं यहाँ पर, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। अभी हमने मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन किया था, तो क्या हुआ था, तो आप यहाँ पर हमने Mg यहाँ पर हो गया, ठीक है, Mg प्लस यहाँ पर आप कह सकते हैं ऑक्सीजन हो गया। तो ये जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। आप जानते होंगे MgO बन जाता है। तो MgO यहाँ पर बन गया। अब देखिए ये संतुलित करना है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे और यहाँ पर 2, तो ये संतुलित हो जाएगा, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो आप लिख सकते हैं वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है ताकि वह हवा के यानी ऑक्सीजन के प्रत्यक्ष संपर्क में आ सके और वह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बना सके। तो ये आप लिख सकते हैं। आपको ऊपर कुछ आंसर दिख रहा होगा, आप लिख लीजिए। अब नीचे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो हमें यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन के यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन होती है और प्लस यहाँ पर क्लोरीन जब अभिक्रिया करती है, ठीक है, क्लोरीन हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी H, ठीक है, H और यहाँ पर Cl बन जाता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पर बन जाता है। तो ये देख सकते हैं। अब ये संतुलित नहीं है तो इसको यहाँ पर ये हमेशा 2 के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, अणु के रूप में, आप जानते होंगे। तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ये देखिए संतुलित हो गया। अब इधर ये 2 है, इधर भी, इधर सब कुछ संतुलित हो गया। तो इस तरह आप कर लेंगे सल्फेट। तो चलिए ये है, बहुत बड़ी वीडियो हो रही है, ठीक है, मैंने कुछ बता दिया आपको। इन सभी प्रश्नों के हल आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, जाकर प्ले लिस्ट आप चेक कीजिए। प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। यहाँ पर क्लास 10th की तैयारी आपसे इसी तरह करवाई जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।